हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी हर सब्जेक्ट के कि कौन सा क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके CHSL एग्जाम से। तो गाइज आज उसी का हिस्ट्री का पार्ट लेकर के आई हूँ मैं कि हिस्ट्री में क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आ सकती हैं आपके पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए मैंने यहाँ पे भी उस दिन जैसे मैंने जियोग्राफी के आपके पढ़ाए थे तो उसी की तरीके मैंने यहाँ पे भी कुछ टॉपिक रख लिए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी से उनके बारे में बात कर लेती हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एंड क्या क्या क्वेश्चन पहले आए थे उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ऐसे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता लिखा है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री जो है वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CHSL में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूछी जा रही है लेकिन काफ़ी कम पार्ट पूछा जा रहा है। मैंने अभी एनालिसिस किया, अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे मैंने, जो अभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं तो जैसा लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं उनके हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बहुत ही कम है। और पहले भी ऐसा ज़्यादातर होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम रखता है, ज़्यादातर आपकी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री ही पूछी जाती है। तो इसलिए मॉडर्न आपने जितनी तैयार की है उतना अच्छा है। एक दो टॉपिक ही मैंने लिखे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं कम से कम में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा करवा सकूँ कि आप टाइम बचा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो हमने बिल्कुल कुछ एकदम चुनिंदा टॉपिक उठाएं। आप ये मत सोचिए कि आप इतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन जरूर फंसेगा, बट गाइज मैंने काफ़ी सोच के इतने सारे टॉपिक रखे हैं कि इनसे कोई ना कोई आपका जो क्वेश्चन है वो फंसना चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरा तैयार है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, आप अपना रिवीजन करिए और पेपर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले नंबर पे सिंधु घाटी सभ्यता रखा है। आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। मैं बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है नाम, लाइक पूछ देगा लोथल अब किस जगह पड़ता है, या फिर लोथल को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो लोथल जो है, जो वहाँ पे लोथल खुदाई में मिला था, तो वो लोथल गुजरात साइड पड़ता है। और पूछा जाता है कालीबंगन का नेम कालीबंगन क्यों पड़ा, तो काली चूड़ियाँ वहाँ पे मिली थी, इस वजह से भी वहाँ पे इसका नाम कालीबंगन रखा गया। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार को बताया जाता है, यानी जहाँ पर ये लोग सारा अनाज वगैरह रखते थे, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। बाकी स्नानागार भी है, वो भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी इमारत अगर बोला जाए तो मोहनजोदड़ो में मिली हुई अन्नागार इमारत जो है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। तो इस तरह के सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं जो पूछे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे बहुत, क्योंकि अपने आप में बहुत डीप टॉपिक है। तो आपको इसको पढ़ना तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज, बिल्कुल पढ़िए इस सिंधु घाटी सभ्यता को आप। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ वंश के बारे में। वैसे तो जितने वंश हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, बोले तो दिल्ली सल्तनत भी इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी आपके पास कम टाइम है, अब आप सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं और बाकी जो मैं बता रही हूँ वो अगर आप तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें मैंने बस कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, लाइक गुप्त वंश, मौर्य वंश, जिसमें कि अशोक का नाम भी आता है। अशोक सम्राट के बारे में काफ़ी डीपली भी पूछा जाता है। तो गाइज इन चीज़ों में मैं बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो देखिए गुप्त वंश की बात की जाए, गुप्त वंश में बहुत कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि ये पूछ सकते हैं कि कालिदास किस समय के कवि थे, या कालिदास जिस समय कवि थे उस समय कौन राजा थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो कि गुप्त वंश से रिलेटेड हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को, तो वो भी आप जानते हैं गुप्त डायनेस्टी से ही रिलेटेड हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, आपको गुप्त वंश भी तैयार करना है। अब देखिए मौर्य वंश और अशोक की बात कर लेते हैं। मौर्य वंश में आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के फेमस राजा, और अशोक भी इस वंश के फेमस राजा। पूछ सकते हैं कि अशोक किस धर्म से थे, तो वैसे तो अशोक हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। जब कलिंग का वॉर हुआ था, कलिंग की लड़ाई हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्षुब्ध होकर के जो बुद्ध धर्म है उसको ग्रहण किया था। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि
अशोक ने और क्या क्या बनवाए, शिला स्तंभ बनवाया, लौह स्तंभ, और भी बहुत सारी चीज़ें। मुद्राओं के बारे में पूछा जा सकता है गुप्त डायनेस्टी से, मौर्य वंश से। इसके अलावा देखिए मुगल काल मैंने लिखा है। मुगल काल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगल काल काफ़ी लंबा पीरियड चला है। मुगल काल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। सबसे ज़्यादा तो अकबर इंपॉर्टेंट है, अकबर के अलावा औरंगजेब वगैरह जितने भी हैं, जहांगीर वगैरह, मतलब आपको मुगल काल तो पूरा ही लगभग तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुगल काल की शासन व्यवस्था भी तैयार कर लीजिए। देखिए सिर्फ इतना नहीं पूछा जाता है कि राजा कौन थे, नाम क्या था, ये सारी चीज़ों के अलावा ये भी पूछा जाता है कि जिस समय वो शासन करते थे वो मतलब जैसे क्या क्या बोला जाता था, लाइक वित्त मंत्री को क्या बोला जाता था, ये सब इस तरह की चीज़ें भी आपको तैयार करनी है। मुगल काल में बहुत क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली बात तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले बाबर था कि हुमायूं था, ये सारे सीक्वेंसेस आपको याद रखने हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, युद्ध से रिलेटेड आ सकता है। देखिए मुगल काल के साथ ही एक क्वेश्चन जुड़ा है जो कि यहाँ पे पानीपत के युद्ध से रिलेटेड आता है। आप जानते हैं मुगल काल का जो पहला संस्थापक था, हम बोल सकते हैं कि बाबर था, क्योंकि बाबर ही पहला था। बाबर के बाद हुमायूं उसका बेटा हुआ, हुमायूं के बाद अकबर उसका बेटा हुआ, और अकबर के बाद जहांगीर। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो मैंने वैसे स्पेशली यहाँ पे लिख दिया है कि युद्ध आपको तैयार कर लेने, लाइक तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये जो युद्ध था ये हुआ था। आप बिल्कुल अच्छे से ये जितना भी मुगल काल, गुप्त वंश और मौर्य वंश और अशोक मैंने जितना इतना बताया है, इसको तो आपको बहुत ही डीपली तैयार कर लेना है। और अकबर के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ना है। औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत क्रूर शासक था, आप जानते हैं। इसके अलावा अगर ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू जो लोग थे वो किसके शासन में कार्य करते थे। तो गाइस बहुत सारे लोग सोचते होंगे अकबर के शासन में हो सकता है, क्योंकि जैसा कि इतिहास में बताया जाता है कि अकबर एक विनम्र राजा था बाकी मुगल्स की तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं था कि अकबर के ही शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। सबसे ज़्यादा हिंदू हम बोले तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। सबसे ज़्यादा वो मराठे लोग थे जो उनके शासन में काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत बारीक बारीक है आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप वहाँ पे पेपर पे टिक कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप दिमाग से सोचें कि इन क्वेश्चन का आंसर दे दें तो हर बार दिमाग जो है वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुक्का हर बार नहीं चलता है। तो आप लोगों को इसके लिए पढ़ाई डीप करनी ही पड़ेगी, यही एक अच्छा तरीका है। देखिए इसके अलावा अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे धर्म हैं, आप जानते हैं, सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं दो धर्मों से बनके, पहला बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। और इनके साथ साथ बौद्ध धर्म संगीतियाँ और जैन धर्म संगीति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर बौद्ध धर्म संगीतियाँ 4 हुई और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राजा के काल में हुई, किस समय हुई, और बौद्ध संगीति का नाम क्या था, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके अलावा बुद्ध जी के विषय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ऐसे ही जैन धर्म के विषय में पूछा जाता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कौन इसके पहले, जैन धर्म के पहले कौन थे। तो सबसे ज़्यादा मतलब लोग सोचते होंगे महावीर स्वामी ही लगा दे, लेकिन ऋषभ देव जी थे। तो ये सारी बारीक चीज़ें जो हैं ये आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है। ये सारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको तैयार रखनी है। कौन कौन शासक ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म या जैन धर्म को ग्रहण किया। इसके अलावा और भी धर्म इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे इस्लाम धर्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। हिंदू धर्म में भी वैदिक और वैदिक उत्तर वैदिक काल भी आप लोग तैयार कर लीजिए। उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में आपसे पूछा जा सकता है, वेदों की संख्या पूछी जा सकती है, उपनिषद की संख्या पूछी जा सकती है। जैसे ये क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को तैयार करनी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ सकती हैं जिसमें आपसे पूछ सकते हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, या जादू टोना टोटका ये किस वेद का एक पार्ट है, अथर्ववेद का एक पार्ट है। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जितना ज़्यादा आप अगर पढ़ सकते हैं डीप तो ये उतना ही अच्छा है। बाकी अगर आपको एकदम शॉर्ट उठा के पढ़ना है तो जितना मैंने यहाँ बताया आप उतना तैयार कर लीजिए, काफ़ी कुछ इससे आ सकता है। तो देखिए पानीपत के युद्ध के बारे में अब बात कर ले। मैंने यहाँ पे 5th नंबर में पानीपत का युद्ध लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि पहला युद्ध जो हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है
वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी में। तो आपको ये 3 युद्ध पानीपत के बहुत याद रखने, कई बार गाइस रिपीट हुआ है, इस बार भी आया है एग्जाम में। मैंने कई शिफ्ट के पेपर उठा के देखे जिनमें इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। पुराने आप 10 ईयर्स के पेपर्स देख लीजिए, किसी ना किसी ईयर में पानीपत का युद्ध या तराइन का युद्ध पूछा जरूर जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे तराइन का युद्ध हुआ, ये भी आप लोगों को तैयार कर ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पानीपत के युद्ध के बाद होगी, आगे है ऐतिहासिक पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक पुस्तकें एवं उनके लेखक। ये 2 तरीके से आपसे पूछी जा सकती है, एक तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लेवल पे, मिडल हिस्ट्री के लेवल पे, और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के लेवल पे ये पूछ सकता है। अगर ऐतिहासिक पुस्तकें तो वैदिक काल से स्टार्ट करके वो अभी तक के आधुनिक टाइम तक की पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। तो किस तरह पूछा जाएगा मैं बताती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि इब्न बतूता जो कि एक दार्शनिक जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि इंडिया आया था यात्रा पे, उसने एक अपनी किताब लिखी थी रेहला। एक कोई क्वेश्चन पेपर था, शायद वो एसएससी का था या मुझे याद नहीं है, सीडीएस का था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे तहकीके हिंद किसकी लिखी हुई किताब है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको जितने भी ये जितने मैंने काल बताए हैं या जितनी भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स मिले, इसके अलावा आगे बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स आएंगी, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कुछ लिखा या फिर चाचा नेहरू की बहुत सारी बुक्स हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, और गांधी जी की बुक्स हैं, उन्होंने कुछ लिखा है। तो आपको ये सारी बुक्स, उनके राइटर, इनको भी माइंड में बहुत अच्छे से रखना है गाइस, बहुत पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं। इसके बाद मैंने वैदिक सभ्यता बताया, वैदिक सभ्यता का मैंने आपको बता दिया है कि जैसे काल वगैरह पूछे जा सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकती है। जैसे पूछा जाता है वैदिक सभ्यता में जुते हुए खेत को, यानी जब खेत को जोत दिया जाता था तो क्या बोला जाता था, तो आप जानते हैं सीता उस खेत को बोला जाता था जब खेत को जोत दिया जाता था। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि खेती का उस समय अनाज मुख्य क्या था, या फिर जैसे सिंधु काल सभ्यता में आप जानते हैं कि जो बैल होते थे उनको ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी, लेकिन यहाँ गायों को इतनी प्रधानता सिंधु काल सभ्यता में नहीं दी जाती थी। लेकिन जो आपका वैदिक काल सभ्यता है वहाँ गायों को अग्रणी माना गया था, गायों की बहुत महानता थी। इसके साथ घोड़ों का जो थे, घोड़े भी बहुत ज़्यादा यूजफुल थे वैदिक सभ्यता के समय। इसके अलावा जैसे आप लोग जानते हैं तलवार से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉपर से परिचित थे। बोला जाता है उन्होंने तांबे की नर्तकी भी मिली है, कांस्य की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो सिंधु काल सभ्यता के समय की है, जो मिली हुई थी। लेकिन गाइस बोला जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग तांबे के अलावा लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए वो तलवार से भी परिचित नहीं थे। लेकिन जो वैदिक सभ्यता के लोग थे जो आ रहे थे, वो तलवार से भलीभांति परिचित थे, आप जानते ही हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत छोटे छोटे डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए ऐतिहासिक इमारतें बहुत आता है गाइस। अभी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था मोती मस्जिद से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। ये सारी पूछे जाते हैं। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, अगर आ जाए तो अच्छी बात है कि शाहजहां ने बनवाया, आप लोग छोटे से पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं, जैसे कुतुब मीनार के विषय में पूछ सकता है। कुतुब मीनार देखिएगा, इस अगर आप एक लोगों के बारे में नहीं बोल सकते, कुतुब मीनार के समय 3 शासक थे। आप कुतुब मीनार को अगर देखें तो वो अलग अलग तरीके से बना हुआ है। उसकी जो इमारत है, फर्स्ट में अलग टाइप के ईंटें लगे हुए हैं, दूसरा और तीसरा अलग अलग टाइप का लगा हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया था तो फिर अलग अलग शासकों ने उसको अपने हिसाब से अलग अलग बनवाया था। डिज़ाइन वही देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पत्थर सेम नहीं लगवा पाए थे, इसलिए आप देख सकते हैं कि रंग में भी अंतर है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं जब ऐतिहासिक चीज़ों का निर्माण कराया गया। मकबरे के बारे में पूछा जा सकता है, इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, मकबरा कहाँ स्थित है। जितने भी मुगल कालीन शासक हैं या जितने दिल्ली सल्तनत के शासक हैं उनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है, कैसा क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तहराइन के युद्ध मैंने बताया, तहराइन के 2 युद्ध हुए थे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं गाइस। एक हुआ था जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज ने। लेकिन जो दूसरा तहराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज जी की हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी जीत गया था। वैसे आप जानते हैं 17 युद्ध हुए थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत ही कड़ी उनको चुनौती दी थी, हर बार हराया था, लेकिन लास्ट में छल से मोहम्मद गोरी की विजय हो गई। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तराइन के आपके 2 युद्ध, तो ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं।
इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी के आंदोलन। ये मैंने कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का लिख दिया है, क्योंकि मैंने बोला है मॉडर्न हिस्ट्री आप तैयार कर लीजिए, आपको जितनी तैयार है आप उसको रिवाइज कर लीजिए। बीच में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ज़्यादा अब की बार पैटर्न जिस हिसाब से पेपर का बन रहा है, एंशिएंट और मिडविल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, आप गांधी जी के आंदोलन तैयार कर लीजिए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और दांडी यात्रा कब हुई, ये सब आपको, दांडी मार्च वगैरह, ये सारी चीज़ें जो डीप हैं वो पढ़ लेनी है। स्वतंत्रता सेनानियों के नारे व कथन, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाइस ज़रूर आ सकती है कि जैसे किसी को स्पेशल नाम दे दिया गया, जैसे पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से सही कौन सा हुआ, लाला लाजपत राय। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनके नारे व कथन आ सकते हैं, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था इसी बार के CHSL में, मैंने देखे थे क्वेश्चंस, तो उसमें आया था बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की तरफ लौटो, ये किसका ये नारा किसने दिया था या ये किसका वाक्य है। तो ये जो वाक्य है ये महर्षि दयानंद जी का है या दयानंद सरस्वती जी का है। तो इस तरह के बहुत सारे नारे या उनके कथन ये पूछे जा सकते हैं, आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के, इस तरह के बहुत सारे नारे हैं, आप देख सकते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइज, मैं तो इस तरह की तैयारी करवा रही हूँ कि बस पेपर में आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आ जाए, ये तैयारी वो नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तैयारी मैं नहीं करवाऊंगी। गाइज एक एक टॉपिक उठा के बाकायदा डीप पढ़ाएंगे हम, एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी, और कोशिश करूंगी डीप से, बेसिक से लेकर के मैं ट्रिक, जैसे मैं ट्रिक्स अपनी डालती रहती हूँ, ट्रिक्स भी डालूं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ट्रिक्स अच्छी है, काफ़ी कुछ अच्छा है। देखिए गाइस, कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, अगर वो कुछ पुरानी ट्रिक मुझे मिली या मैंने खुद से बनाई तो उसमें तो कुछ मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि मैं नई चीज़ों को ध्यान में रख के बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रिक्स मुझे कुछ ट्रिक्स मैंने ढूंढी, वो कोई पुरानी मिल गई, तो उसमें कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आज शायद वो कंट्री या वो कुछ हट गया हो। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है गाइस, तो मैं उसको अपनी जो भी ऐसी वीडियो है जो मैं ट्रिक्स की लाऊंगी उनमें ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो बदलती रहती हैं। अब देखिए, मैंने पिछली जो वीडियो बताई थी तो वो आपको जियोग्राफी की बताई थी, शायद आप लोगों को पसंद भी आई, आप लोग देख भी रहे हैं। तो उसमें गाइज एक चीज़ थी जो मैं बताना भूल गई थी, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। नेशनल हाईवेज़ के बारे में मैंने बताया था, तो जो नेशनल हाईवेज़ मैंने बताए थे उनमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है तो वो मैंने आपको यूपी वाला बताया था, जो आगरा से लेके मुंबई तक मैंने बताया था वो यूपी से रिलेटेड है, जो NH3 बताया था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे पूरे ऑल इंडिया लेवल की हम बात करें तो NH47A है, जो कि कोची में स्थित है, वेलिंगटन आइसलैंड में, यानी कि वेलिंगटन द्वीप में। तो गाइज उसका एक नेम और है, ये जो 47A है वो आपका ये अभी नया रखा गया है, 966B उसका न्यू नेम है, वो पुराना है। NH47A पुराना नेम है और उसका 966B नेम जो है वो नया है। तो वो भी आप लोगों को तैयार करना है, वो चीज़ मैंने उधर नहीं बताई थी, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो में भी उसको कवर कर दिया है। ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।